सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास को, जिसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड सारे टॉपिक को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सब कुछ सिखाया जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और वीडियोज़ के लिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये जो ऑप्शंस होते हैं ये एक डेरिवेटिव्स होते हैं, और ये डेरिवेटिव्स क्या होता है पहले उसको समझेंगे, फिर समझेंगे कि ये ऑप्शंस क्या होते हैं। तो पहले बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। तो ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, चलिए उसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक नोटबुक का कागज़ है, मतलब एक नोटबुक का कागज़, उस पर आपने 100 रुपये लिख दिया है, और अब आप दुकान में जाकर 100 रुपये का सामान खरीदने की कोशिश करोगे। तो क्या ये दुकानदार आपको ये 100 रुपये का नोट, जो कि नोटबुक वाला कागज़ है, क्या उसके बदले आपको सामान देगा? ऑफकोर्स नोट नहीं देगा। लेकिन अगर आपके पास 100 रुपये का असली नोट है और वो लेके अगर आप दुकान में जाओगे, तो क्या दुकानदार अब आपको सामान देगा? तो आंसर इज यस। तो दोनों ही कागज़ के टुकड़े हैं, तो दोनों में ऐसा क्या फ़र्क है कि एक के बदले आपको सामान मिल रहा है और एक के बदले नहीं मिल रहा है? तो ये जो असली कागज़ का नोट है उस पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। मतलब आरबीआई ये कहता है कि जिसके पास भी ये नोट है उसको उसके बदले में 100 रुपये की जितनी वैल्यू मिले। ऐसे ही अगर आरबीआई ये जो नोटबुक वाला कागज़ का टुकड़ा है अगर उस पर साइन कर दे तो शायद उसकी भी वैल्यू 100 रुपये हो जाए। मतलब ये जो कागज़ के नोट है ये दोनों की वैल्यू नहीं है, लेकिन वैल्यू किसकी है? आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर की वैल्यू है। अगर 100 रुपये के नोट पे आरबीआई के गवर्नर की सिग्नेचर नहीं है तो वो नोट की कोई भी वैल्यू नहीं है। और अगर आरबीआई के सिग्नेचर ये 100 रुपये के नोट पे है तो उसकी 100 रुपये जितनी वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये के नोट है, उसके नोट की कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन वैल्यू किसकी है? सिग्नेचर की। सिग्नेचर की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब क्या कि जिसकी खुद की वैल्यू नहीं होती है और वो जो ये जो चीज़ होती है ये उसकी वैल्यू डिराइव करती है किसी दूसरे अंडरलाइन एसेट से। अब यहाँ पे डेरिवेटिव हो गया ये कागज़ का नोट। ये कागज़ के नोट की कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये अपनी वैल्यू डिराइव करता है आरबीआई के सिग्नेचर से। मतलब अगर सिग्नेचर है तो उस नोट की वैल्यू है, अगर सिग्नेचर नहीं है तो उस नोट की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये जो सिग्नेचर है ये इस नोट के लिए अंडरलाइन एसेट है। ये नोट इसी साइन से अपनी वैल्यू डिराइव करता है। तो इसी वजह से ये 100 रुपये का जो असली नोट होता है उसकी वैल्यू 100 रुपये होती है, और जो 100 रुपये का कागज़ का नोट होता है उसकी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि उस पर ऐसा कोई भी सिग्नेचर नहीं होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। मान लीजिए आपके पास एक प्लेन चेक पड़ा हुआ है। प्लेन चेक ना तो किसी के सिग्नेचर उस पर है, ना तो किसी का नाम लिखा हुआ है, ना तो कोई अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या उस चेक की कोई वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि एक कागज़ का टुकड़ा ये चेक है, लेकिन उस पर कोई साइन नहीं है, कोई नहीं है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब इसी चेक पे अगर जो भी ओनर है चेक का उसकी साइन हो जाए और अमाउंट फिल कर दी जाए, तो क्या फिर उस चेक की वैल्यू बढ़ेगी? तो आंसर इज यस। तो पहले भी वही कागज़ का टुकड़ा था और अभी भी वही कागज़ का टुकड़ा है। तो पहले उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी और अभी उसकी वैल्यू है। उसका रीज़न क्या? तो पहले उस पर कोई भी किसी के भी, मतलब जो भी ओनर है उसके साइन नहीं थे, और अभी उस ओनर के यहाँ पे साइन है। इसका मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव मतलब ऐसी चीज़ जिसकी खुद की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वो खुद अपनी वैल्यू डिराइव करती है किसी अंडरलाइन एसेट से। अब इस केस में देखो तो जो चेक है उसकी खुद की कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन वो अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है जो भी ओनर है उसके सिग्नेचर से। मतलब सिग्नेचर किया हुआ है तो उस चेक की वैल्यू है, अगर सिग्नेचर नहीं किया हुआ तो उस चेक की वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से ऑप्शंस में भी ऑप्शंस की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये जो भी ऑप्शन जिस भी अंडरलाइन एसेट का होता है उस एसेट से अपनी वैल्यू डिराइव करता है। मान लीजिए एक ऑप्शन है और ये जो ऑप्शन है ये निफ्टी का ऑप्शन है, निफ्टी का ऑप्शन। तो ये ऑप्शन की तो कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये अपनी वैल्यू डिराइव करता है निफ्टी से। अगर निफ्टी बढ़ेगा तो ये ऑप्शन की प्राइस भी बढ़ेगी, अगर निफ्टी गिरेगा तो ये जो ऑप्शन है उसकी प्राइस भी गिरेगी। ये होता है डेरिवेटिव्स का सीधा सिंपल मतलब। तो अब बात करते हैं कि ये ऑप्शंस बेसिकली होते क्या है। तो ऑप्शंस कुछ नहीं, तो बेसिकली दो लोगों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये कौन से दो लोग? तो बायर और सेलर के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे हम ऑप्शन। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्यों होते हैं, चलिए उसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आपको बहुत टाइम से एक 4 व्हील मतलब एक कार लेने की इच्छा है। अब आपके दोस्त ने बोला कि 1 महीने के अंदर जीएसटी का प्राइस गवर्नमेंट चेंज करने वाली है, और अभी के सिनेरियो के हिसाब से आपको ऐसा लग रहा है कि महंगाई ज़्यादा है,
तो गवर्नमेंट जो है 1 महीने के अंदर जीएसटी के प्राइस बढ़ाने वाली है। आपको ऐसा लग रहा है कि जीएसटी के प्राइस चेंज होने के बाद बढ़ जाएगा। तो जब जीएसटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो जितनी भी गाड़ियां हैं इन सभी के प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे, सभी महंगी हो जाएंगी। तो आपने सोचा कि जब जीएसटी का प्राइस बढ़ जाएगा तब कार लेने से अच्छा है मैं अभी सस्ते प्राइस पे ही क्यों ना ले लूँ। तो आप पहुंच जाते हो शोरूम पे, आप महिंद्रा के शोरूम पे जाते हो और मैनेजर को बोलते हो भैया मेरे को एक ब्लैक कलर की थार गाड़ी दे दो भैया, ब्लैक कलर की थार। अब मैनेजर ने बोला कि सॉरी सर हमारे पास ब्लैक कलर की थार अवेलेबल नहीं है। आप बोलते हो तो मैं आपको कोई दूसरा कलर दिखा देता हूँ या तो फिर 1 मंथ वेट करो मैं आपको मंगवा देता हूँ। लेकिन आपको तो ऐसा लग रहा है कि जीएसटी का प्राइस 1 महीने में बढ़ जाएगा। तो अगर 1 महीना वेट करोगे तो आपको 1 महीने बाद जो गाड़ी का प्राइस आपको ऐसा लग रहा है कि बढ़ जाएगा तो आपको बढ़े हुए प्राइस पे गाड़ी को खरीदना पड़ेगा। तो अब मैनेजर आपको बोलता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है। अब ये 2 ऑप्शन कौन से? तो या तो कोई दूसरे कलर की अभी ही ले लो गाड़ी, दूसरे कलर की ले लो, या तो फिर अभी के प्राइस पे हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अभी का प्राइस मान लीजिए चल रहा है 15 लाख रुपए चल रहा है, ओके। तो 15 लाख के प्राइस पे हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आप मुझे 20,000 रुपये एडवांस के तौर पे दे दो और मैं आपकी एक बुकिंग करवा दूंगा गाड़ी की। 20,000 रुपये दे के एक बुकिंग करवा दूंगा अभी के प्राइस पे। मतलब 1 महीने बाद अगर आप गाड़ी आएगी तो मैं आपको आज के प्राइस पे ही दूंगा, लेकिन उसके लिए आप एडवांस के तौर पे मुझे 20,000 रुपये दे दो। तो 1 महीने बाद मैं आपको 15 लाख पे ही, मतलब आज के टाइम के हिसाब से ही आपको गाड़ी दूंगा। फिर चाहे वो प्राइस बढ़ भी क्यों ना जाए, मैं आपको आज के हिसाब से ही गाड़ी दूंगा। ओके, तो आप खुश हो गए और आपने मैनेजर को दे दिए 20,000 रुपये बुकिंग के तौर पे, एडवांस के तौर पे, और आपने अपनी गाड़ी की बुकिंग करवा दी। मतलब क्या हुआ? तो 1 महीने बाद जब भी गाड़ी आएगी तो आपको 14,80,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के अपनी गाड़ी को ले जाना है। मतलब आज के प्राइस पे ही 20,000 एडवांस और 14,80,000 दे के आप 1 महीने बाद अपनी गाड़ी ले जा सकते हो। ओके, अब आप खुशी खुशी घर चले गए क्योंकि आपको अभी के टाइम पे अभी के प्राइस के हिसाब से आपको गाड़ी मिल गई। तो आप खुशी खुशी घर चले गए। अब 1 महीने बाद शोरूम मैनेजर का आपको कॉल आता है और कॉल करके बोलता है मैनेजर कि आपकी ब्लैक कलर की थार रेडी है, आप आके ले जाओ। तो आप खुशी खुशी गए शोरूम पे और शोरूम पे आपने देखा कि आपकी ब्लैक कलर की थार रेडी है। ओके, ब्लैक कलर की। अब शोरूम मैनेजर को आपने ऐसे ही पूछ लिया कि भैया अभी के प्राइस क्या चल रहा है? पहले आपने 15 लाख रुपए पे बुकिंग करवाई थी, ठीक है, तो अभी का प्राइस क्या चल रहा है? तो मैनेजर ने बोला कि भैया गवर्नमेंट जो है उसने जीएसटी का रेट कम कर दिया है और जीएसटी का रेट कम हुआ है इसलिए गाड़ी का रेट चेंज होकर 15 लाख से 13 लाख रुपए हो गया है। मतलब 2 लाख रुपए कम हो गया है। अब आप सोचोगे कि मैंने तो 15 लाख पे बुकिंग करवाई है और प्राइस 13 लाख हो गया, मतलब आपको 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। अब ये 2 रास्ते कौन से? या तो फिर 14,80,000 रुपये दे के पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब 15 लाख रुपए का जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था 20,000 रुपये एडवांस देके, उस पे ही आप गाड़ी खरीद लो। या तो फिर जो 20,000 रुपये आपने बुकिंग के तौर पे दिए थे उसको भूल जाओ, वो बुकिंग कैंसिल कर दो और अभी के प्राइस पे, मतलब 13 लाख रुपए पे नई बुकिंग करवा के नई गाड़ी 13 लाख रुपए में ले लो। ये आपके पास 2 ऑप्शन है। तो जब मार्केट में आपको सस्ती गाड़ी मिल रही है तो आप 15 लाख में तो लोगे नहीं। तो आप बोलोगे कि भैया मेरे को ये जो 20,000 रुपये मैंने आपको दिए थे वो मैं भूल जाऊंगा और मेरे को 13 लाख रुपए में आप मुझे नई गाड़ी दे दो। तो अब आपको थार कितने में पड़ी? तो 13,20,000 रुपये में आपको थार पड़ी। ओके, मतलब क्या हुआ कि पहले से आपको सस्ते भाव में मिल गई। लेकिन अब इसका अपोजिट, प्राइस कम होने की जगह अगर बढ़ गया होता। अब आपने मैनेजर को पूछा कि भैया प्राइस क्या है? तो मैनेजर ने बोला कि भैया जीएसटी का प्राइस तो बढ़ गया है और जीएसटी का प्राइस बढ़ने की वजह से जो 15 लाख रुपए की गाड़ी थी उसकी आज की कीमत है 17 लाख रुपए, मतलब 2 लाख रुपए उसकी प्राइस बढ़ गई है। तो क्या अब वो मैनेजर है वो आपको 17 लाख में गाड़ी बेच पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि आपका 15 लाख का आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। 15 लाख का आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आपने 20,000 रुपये दे के एक बुकिंग करवाई थी कि 1 महीने बाद जो भी प्राइस हो, मेरे को तो भैया 15 लाख, मतलब उस टाइम के प्राइस के हिसाब से मेरे को तो भैया गाड़ी चाहिए। 1 महीने बाद जो भी प्राइस हो मेरे को 15 लाख में गाड़ी चाहिए। तो क्या अब मैनेजर को आप 17 लाख के लिए मैनेजर आपको फोर्स कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आप क्या करोगे?
14,80,000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे और भैया अपनी गाड़ी 15 लाख में आप घर पे ले जाओगे। मतलब आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा और उसके उल्टा जो डीलर है मतलब जो मैनेजर है उसको 2 लाख का लॉस हो जाएगा, 2 लाख का लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बायर होता है मतलब गाड़ी खरीदने वाला होता है उसके पास बेनिफिट ये रहता है कि अगर प्राइस कम हो जाएगा तो जो 20,000 उसने प्रीमियम दिया है, जो बुकिंग अमाउंट दिया है वो भूल जाएगा। मतलब उसका सीधा लॉस होगा 20,000 रुपये का। लेकिन उसके सामने अगर प्राइस घट गई है, 15 लाख से 13 लाख हो गई थी, प्राइस घट गई है तो उसका लॉस होगा ये 20,000 रुपये का। 20,000 वो भूल जाएगा और नई 13 लाख में गाड़ी ले लेगा। तो उसको पड़ी कितने में? तो 13 लाख 20,000 में उसको गाड़ी पड़ी, तो भी वो प्रॉफिट में ही है। ठीक है, तो भी वो प्रॉफिट में है क्योंकि 15 लाख की गाड़ी उसको मिली है 13,20,000 में। लेकिन उसका उल्टा सेलर जो है मतलब जो मैनेजर है, मैनेजर को लॉस यहाँ पे कितना भी हो सकता था। 15 लाख की गाड़ी 20 लाख भी हो जाती, 25 लाख भी हो जाती, तो भी उसको आपको 15 लाख में ही देनी पड़ती क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, 20,000 रुपये एडवांस बुकिंग लेके कि भाई जो भी हो मैं तो आपको पहले के प्राइस पे ही दूंगा। तो इसको ही बोलते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो इसी वजह से सेलर्स, बायर्स और सेलर्स के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं ऑप्शन। ओके, तो चलिए इसी एग्जांपल को स्टॉक मार्केट के नज़रिए से देखते हैं जिससे आपको बेहतर क्लियरिटी मिलेगी। ऑलराइट, तो मान लीजिए एक कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपीज़ और उस कंपनी के शेयर को आपको खरीदना है। ओके, लेकिन एक महीने के अंदर उस कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है और आपको ऐसा लग रहा है कि उस कंपनी का रिजल्ट अगर अच्छा आया तो ये 100 रुपये से प्राइस 200 भी हो सकता है और 250 भी हो सकता है। और अगर रिजल्ट ख़राब आया तो उसी शेयर का प्राइस 70 रुपये भी हो सकता है और 50 रुपये मतलब आधा भी हो सकता है। तो आप दुविधा में पड़ गए कि अभी इस कंपनी का शेयर खरीदूं या ना खरीदूं। तो अब क्या करोगे? आप ऑप्शन खरीदोगे, ऑप्शन, उस शेयर का ऑप्शन खरीदोगे। मतलब एक बायर जो कि आप हो और सेलर जो होगा, जो भी जिसको भी वो शेयर बेचना है, उस दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? तो आप बायर हो इसलिए आप सेलर को बोलोगे, जिसको वो शेयर बेचना है, वो सेलर को बोलोगे कि भैया मैं आपको अभी 20 रुपये बुकिंग के तौर पे दे दूंगा सेलर को। मतलब बायर जो है वो सेलर को 20 रुपये दे देगा और ऐसा बोलेगा कि भैया मैं आपको 20 रुपये दे के एक शेयर की बुकिंग करवा देता हूँ। मतलब एक महीने बाद आप मुझे अभी के टाइम पे, मान लीजिए अभी का टाइम चल रहा है 100 रुपये प्राइस चल रहा है, तो एक महीने बाद आप मुझे वही शेयर 100 रुपये में दे देना, मैं आपको 20 रुपये एडवांस के तौर पर आपको दे देता हूँ। फिर एक महीने बाद जो भी प्राइस हो आप मुझे 100 रुपये में दे देना। और सेलर को लग रहा है कि हाँ भाई एक महीने बाद उस शेयर का प्राइस गिर जाएगा, मतलब एक महीने बाद सस्ते में बेचने से अच्छा है 100 रुपये में ही बेच लूँगा। तो वो सेलर बोलता है ठीक है भाई तू मुझे अभी 20 रुपये दे दे, एक महीने बाद तू मेरे से 100 रुपये में वो शेयर ले जाना। ओके, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों के बीच में। मतलब बायर ने 20 रुपये प्रीमियम दिया और सेलर ने 20 रुपये प्रीमियम कलेक्ट किया। बायर ने पैसे दिए और सेलर ने कलेक्ट किए। ओके, अब यहाँ पे एक महीना हो गया और एक महीने के बाद उस कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट आने वाला था वो रिजल्ट आ गया और रिजल्ट नतीजे खराब आए और जो 100 रुपये का शेयर प्राइस पहले के टाइम पे था, एक महीने पहले था, अब उस शेयर का प्राइस गिर के 50 रुपये, मतलब आधा हो गया, 50 रुपये हो गया। अब बायर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था 100 रुपये पे और अभी के टाइम पे प्राइस चल रहा है 50 रुपये। तो अब क्या सिनेरियो होगा? तो बायर्स ने 20 रुपये पहले दिए थे, किसको? सेलर को। सेलर को 20 रुपये दिए थे और बोला था कि भैया एक महीने बाद तू मुझे वही शेयर 100 रुपये में दे देना, चाहे प्राइस बढ़ जाए या घट जाए। ओके, अब बायर्स के पास दो ऑप्शन है, या तो दूसरे 80 रुपये दे के सेलर से 100 रुपये में वो शेयर खरीद ले, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या? तो ये जो बायर ने 20 रुपये दिए थे, ये 20 रुपये भूल जाए, ये 20 रुपये भूल जाए, मतलब 20 रुपये भूल जाए और वो शेयर को ना खरीदे, शेयर को ना खरीदे। बायर के पास ऐसा राइट है कि वो 20 रुपये भूल जाए, भाई मेरे को 20 रुपये नहीं चाहिए, तू रख ले, और मेरे को शेयर नहीं चाहिए क्योंकि भाई 100 रुपये का शेयर है वो 50 रुपये पे हो गया, तो मैं वो शेयर 100 रुपये में क्यों लूँ, मतलब मैं अपना नुकसान क्यों करवाऊँ। तो एक काम कर, तू 20 रुपये रख ले, मैं 50 रुपये नुकसान झेलने से अच्छा है मैं 20 रुपये का नुकसान ले लूँगा, और भाई मेरे को शेयर नहीं चाहिए, तू ही रख ले। तो ये हो गया 20 रुपये का उसका नुकसान। मतलब पहले शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ था, अगर बायर जो है वो उस टाइम पे 100 रुपये में शेयर ले लेता तो उसका लॉस हो जाता 50 रुपये, क्योंकि अभी के टाइम पे उस शेयर की प्राइस हो गई है 50 रुपये। मतलब बायर को सीधा 50 रुपये का लॉस हो जाता।
लेकिन बायर ने क्या किया, उसका ऑप्शन लिया। कितने में ऑप्शन लिया? 20 रुपये में उसका ऑप्शन लिया और उसने एक बुकिंग करवा ली कि भैया मेरे को 1 महीने बाद तू 100 रुपये में शेयर दे देना, मैं तेरे को 20 रुपये अभी बुकिंग के तौर पे दे रहा हूँ। लेकिन अब प्राइस क्या हो गई? 50 रुपये हो गई। मतलब क्या हुआ कि वो 100 रुपये में शेयर तो लेगा नहीं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, क्योंकि उसको लॉस हो जाएगा। तो वो क्या करेगा कि भाई जो 20 रुपये जो मैंने तुझे दिए थे वो मैं अपना लॉस समझ लूँगा, लॉस, ठीक है, वो मैं अपना लॉस समझ लूँगा। लेकिन अब मुझे 100 रुपये में वो शेयर नहीं चाहिए, तू ही रख ले भाई वो शेयर, मेरे को नहीं चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे उसका लॉस कितना होगा? 20 रुपये। मतलब पहले अगर वो सीधे शेयर ले लेता तो उसको 50 रुपये का लॉस होता, मतलब उसका कैपिटल पूरा आधा हो जाता। 100 रुपये से 50 मतलब पूरा आधा कैपिटल हो जाता। लेकिन उसने शेयर नहीं लेके उसने ऑप्शन लिया तो उसका लॉस कितने का हुआ? सिर्फ 20 रुपये का। मतलब यहाँ पे ऑप्शन लेने से आपका लॉस भी रिड्यूस होता है। अब सिनेरियो को उल्टा देखते हैं। कैसे उल्टा? मान लीजिए शेयर का प्राइस घटने के बजाय बढ़ गया, कंपनी का जो भी नतीजे आने वाले थे वो अच्छे आ गए और 100 रुपये से उसका प्राइस हो गया 200 रुपये, मतलब सीधा डबल हो गया। अब यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था? तो बायर ने 20 रुपये बुकिंग के तौर पे दिए थे सेलर को। किस लिए दिए थे? कि भाई 20 रुपये मैं तेरे को दे रहा हूँ, मुझे अभी के टाइम पे मतलब 100 रुपये चल रहा था प्राइस, 1 महीने बाद तू मुझे 100 रुपये पे ही वो शेयर देगा, फिर चाहे उसका प्राइस कितना ही बढ़ जाए। अब पहले के टाइम पे उसका प्राइस था 100 रुपये, अब हो गया है 200 रुपये। तो क्या अब सेलर को 200 रुपये का शेयर 100 रुपये में देना पड़ेगा? तो आंसर इज यस, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था बायर्स के साथ। मतलब इस केस में जो प्राइस बढ़ जाता है, जो शेयर का प्राइस 1 महीने के अंदर बढ़ जाता है, वो 200 से 300 भी हो गया होता तो भी सेलर को वो 100 रुपये में ही देना पड़ता। तो ऑप्शन में जो बायर होता है उसका लिमिटेड रिस्क होता है, मतलब उसका लॉस जो होता है वो लिमिटेड होता है और सेलर जो होता है उसका लॉस अनलिमिटेड होता है। यहाँ पे देखा कि 100 रुपये से प्राइस 50 रुपये हो गया, तो ये जो बायर है उसने लेने से मना कर दिया कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, मैंने जो तुझे बुकिंग के तौर पे 20 रुपये दिए थे वो तू ले ले, वो तू अपने पास रख ले। मतलब उसका लॉस हुआ सिर्फ 20 रुपये, जितना उसने पेमेंट दिया था, मतलब जितना उसने प्रीमियम दिया था उतना ही उसका लॉस है। मतलब बायर का लॉस लिमिटेड होता है और सेलर का लॉस अनलिमिटेड होता है। अब इस शेयर का प्राइस 100 से 50 हो गया, इसी तरह से इसी शेयर का प्राइस मान लीजिए 100 से 200 हो गया होता, 200 भी हो गया होता, तो क्या सेलर को वो 100 में देना पड़ता? तो आंसर इज यस। तो सेलर का 100 का नुकसान हो जाता। लेकिन वो 100 की जगह 300 हो जाता, तो 300 हो जाता तो सेलर है उसका 200 का लॉस हो जाता। मतलब सेलर का लॉस अनलिमिटेड है लेकिन बायर का जो लॉस है वो लिमिटेड है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो चलिए अब समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट क्या होता है। व्हाट इज कॉल एंड व्हाट इज पुट। तो कॉल मतलब कॉल यूरोपियन और पुट मतलब पुट यूरोपियन। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है? तो कॉल हम तब बाय करते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला होता है। जब हमें ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला होता है तब हम कॉल को बाय करते हैं, और जब हमें ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तब हम पुट को बाय करते हैं। ठीक है, ये मैं बाय शब्द पर क्यों भार दे रहा हूँ उसको समझना। ठीक है, कॉल हम तब बाय करते हैं जब मार्केट ऊपर जाने वाला होता है और पुट को हम तब बाय करते हैं जब मार्केट नीचे जाने वाला होता है। ऑलराइट, अब एक और चीज़ में जो आपको बताने वाला है उसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, उसके बारे में आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। लेकिन इतना याद रखो कि शेयर मार्केट में किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी शेयर को, किसी भी ऑप्शन को पहले खरीद के, मतलब पहले बाय करके फिर सेल कर सकते हो, और दूसरा पहले बेच के पहले सेल करके फिर भी बाय कर सकते हो। उल्टा भी कर सकते हो और सीधा भी कर सकते हो। सीधा मतलब क्या कि पहले किसी भी चीज़ को बाय करके फिर सेल कर सकते हो, और उल्टा क्या कि पहले सेल करके फिर बाय कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे समझो कि आपको कॉल बाय कब करना है। तो कॉल आपको तब बाय करना है जब आपकी मार्केट में व्यू बुलिश है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला होता है, तब आपको कॉल को बाय करना है, कॉल को बाय करना है। ओके, और पुट को बाय कब करना है? जब आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, आपकी एनालिसिस ये कहते हैं कि मार्केट नीचे जा सकता है, तब आपको पुट को बाय करना है। ओके, इतना क्लियर। अब सेल की बात करते हैं। अब आपको कॉल जो होती है, कॉल को सेल कब करना है? जब आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है। जब मार्केट नीचे जा सकता है तब आपको कॉल को सेल करना है। ऑलराइट, इतनी बात क्लियर। अब पुट को सेल कब करना है?
जब आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तब आपको पुट को सेल करना है। ओके, बात क्लियर। कॉल को बाय कब करना है? जब आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाली होती है। और पुट को बाय कब करना है? जब आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाली है। ऑल राइट, अब आपको कॉल को सेल कब करना है? तो जब आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, तब आपको कॉल को सेल करना है। और आपको पुट को सेल कब करना है? जब आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। ठीक है, इस वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। ओके, सो वेल, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, और ATM, ITM और OTM मतलब इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी ऑप्शन ट्रेडिंग में इनका मतलब क्या होता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। और आज की वीडियो को एक बार रिपीट करके ज़रूर देखना। आप रिपीट करके देखोगे तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।